कोरोना आज देश में ही नहीं, राज्य में ही नहीं, पूरे विश्व में महामारी का रूप धारण कर चुकी है। इस सिलसिले में नागपुर स्थित राधाकृष्ण हॉस्पिटल के चेयरमैन गोविंद जी पोद्दार हमारे साथ बातचीत करने के लिए है। उनका कोरोना पर काफ़ी अध्ययन है। कोरोना को लेकर उन्होंने जनजागृति की है और कोरोना का जो पहला पेशेंट्स केरला में सस्पेक्ट हुआ था, उसको लेकर उन्होंने आशंका जताई थी कि देश में ये महामारी का रूप धारण कर सकती है। उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है गोविंद जी पोद्दार। गोविंद जी पोद्दार साहब, विदर्भ टीवी में आपका स्वागत है। आपने कहा है कि सबसे पहले जो सस्पेक्ट हुआ था केरला में, और उसी वक्त आपने ये आशंका जताई थी कि ये पूरे विश्व में महामारी या देश में महामारी के रूप धारण कर सकता है कोरोना। आपको ये अंदेशा कैसा आया कि ये विश्व में या देश में महामारी का रूप धारण कर सकता है? केरला के पहले ये कोरोना आया था चाइना में। चाइना के अंदर जब कोरोना आया तो जो वर्ल्ड रिपोर्ट थी, तो सबसे पहले मैंने भारत सरकार से प्रार्थना किया, नेताओं से प्रार्थना किया कि विदेशों से आने वाले यात्रियों पे रोक लगाए और उनको क्वारंटाइन करें, क्योंकि कोरोना के अंदर लिंक तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। लिंक नहीं टूटी तो ये बीमारी फैलती है। तुमने यहाँ हाथ लगाया, वो 10 जनों को बीमार कर देंगी। तुम मेरे सामने बैठे हो, तुमने मास्क नहीं लगाया, तुम्हारी बीमारी मेरे को लग जाएगी। तो उसके अंदर सबसे पहले सावधानी, सबसे पहले चेकिंग। इसमें एक एंटीजन किट होती है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, RT-PCR को सभी लोग जानते हैं। एंटीजन टेस्ट 10 मिनट में रिपोर्ट देती है कि पेशेंट पॉजिटिव है या नहीं। हमारे यहाँ 3 महीने तक ना एंटीजन किट की एयरपोर्ट पे व्यवस्था हुई, ना ट्रेनों में हुई। उसके बाद में विदेशों से आने वालों के पास जो होते हैं उनकी टेस्ट हुई। हमारी सरकार को मैंने निवेदन किया कि ट्रंप को इंडिया में नहीं बुलाया जाए, कारण उसके साथ 500 लोग आ रहे हैं। अब 500 लोगों में से किसको क्या होगा? और ट्रंप सांड सरी का घूमता है बिना मास्क के, तो उससे फैला या नहीं फैला ये मेरा आरोप नहीं है, पर सावधानी नहीं हुई। उसके बाद भारत सरकार जागी नहीं, क्योंकि MP की सरकार गिराना था उनको। यानी मैं कोई BJP एंटी नहीं हूँ, मैं एक स्वतंत्र विचारधारा का बचपन से आदमी हूँ। तो उसको लेके कोरोना जागरण लेट हुआ, और लेट क्या हुआ, पूरी ट्रेनें रोक दी। उसी समय ट्रेनें कम चालू रखते तो जिससे पेशेंट जो हज़ारों किलोमीटर पैदल चले उनको नहीं चलना पड़ता था। आज हमारे नागपुर को, मेरे पे और हमारी संस्था पे मेरे को गौरव है कि हमने लाखों लोगों को भोजन दिया। 25-50 किलोमीटर DCP साहब की परमिशन से उनको 40 किलोमीटर, जो कि इलीगल होता है, पर मानवता के नाते उनको हमने ट्रैक्टर्स लगाए। खैर, मैं नागपुर लेवल का आदमी हूँ और नागपुर लेवल पे राधाकृष्ण हॉस्पिटल चला रहा हूँ, और कोरोना के अंदर हमने बहुत बड़ी सेवा दी। तो हमने फरवरी या मार्च के अंदर बहुत बड़ा कोरोना जागरण कार्यक्रम किया। तो लोग हमको हंसते थे, कोरोना का नागपुर में एक भी पेशेंट नहीं और तुम कोरोना जागरण कर रहे हैं। क्योंकि मैं कारगिल जन जागरण का पहला आदमी था जिसने PM हाउस के अंदर स्पीच दिया था, और 4200 किलोमीटर की यात्रा अटल जी के आदेश से निकाला था, जो नागपुर से बम्बई, बम्बई से धुलिया, इंदौर, भोपाल, भोपाल से आगरा, फरीदाबाद, दिल्ली होते हुए हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ गई थी। हर जगह, हर स्टेट के CM ने उसको अटेंड किया था, सिर्फ UP के छोड़कर। उस जन जागरण के अंदर लाखों लोग ने भाग लिया था कि हमारा ये कारगिल युद्ध क्या है। तो मेरे में आदत क्या है कि किसी की भी जागरूकता हो तो उसका फ़ायदा होता है। आपने जागरूकता को लेकर, जब कोरोना यहाँ पे एंटर हुआ था, उसी वक्त आपने एक कोरोना अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया था। उसके बावजूद भी आपको लग रहा है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है, या स्टेट गवर्नमेंट ने इसका इनिशिएटिव जिस तरह से लेना चाहता उस तरह से लिया नहीं, ये आपका आरोप है? देखिए, उस वक्त तो आरोप नहीं लगाऊंगा, मैं ये कहूँगा उस वक्त उनकी गलती हुई, क्योंकि उन्होंने जो स्टेप उठाना था नहीं किया। आरोप लगाना आसान है। भारत की जनता द्वारा चुनी गई सरकार को हमें समन्वयता चाहिए। आज समन्वयता की कमी है। अंगली उठाना, आरोप लगाना, इसमें मैं बिलीव नहीं करता। यदि राज्य के अंदर
शिवसेना है तो हम शिवसेना को कोऑर्डिनेट करेंगे। बंगाल में ममता है उस दिन तो ममता को कोऑर्डिनेट करेंगे। सेंट्रल में कोऑर्डिनेट करना है तो हमारे पास है मोदी जी। हम ये पॉलिटिकली विरोध करने के बजाय समन्वयता को बिलीव करते। तो हमने सबसे पहले जागरूकता के अंदर ये बीमारी, तो उसमें हमारे यहाँ की डिप्टी मेयर आई थी, कॉरपोरेशन के हेड आए थे, और वो वीडियो ट्यूब हमने सरलता में और कम से कम 500 लोगों ने भाग लिया था। और वो 500 लोगों ने वो रील को ऑल ओवर इंडिया और कई फॉरेन में गई। उसके बाद में हमारे पास जो क्लिप्स आती है वीडियो की, तो मेरे पास एक क्लिप में आप जाएंगे तो वर्ल्ड हेल्थ ने आज के अगस्त महीने में डिक्लेयर किया था कि भारत के अंदर 52 करोड़ लोग कोरोना से इफेक्ट होंगे। मेरे को इस दिन इतना गुस्सा आया कि ये हमारे भारत में भय फैला रहा है। आज मेरे को फैक्ट दिख रहा है, हमारे पास रिकॉर्डेड 2 करोड़ लोग अंदाज कोरोना से ग्रसित हो गए। ये दिल्ली सरकार का कहना है कि 60% हमारे यहाँ कोरोना से यानी इफेक्टेड हुए, और एंटीबॉडी टेस्ट करे बिना, यानी कोरोना टेस्ट किए बिना एंटीबॉडी टेस्ट आ रहा है, यानी उसको कोरोना आया और निकल गया। आप समझे? तो ये उसके सौभाग्य की बात है। उसके बाद जब कोरोना पेशेंट इफेक्टेड होता है तो 90% लोग, अंदाज की बात कर पाऊँगा, यानी कोरोना की बीमारी क्वारंटाइन होने से, साधारण दवाई लेने से या बिना दवाई के भी ठीक हो जाते हैं। पर जब बीमारी में मालूम होता है ये कोरोना पेशेंट है, जब क्या होता है वो इलाज भी करता है, क्वारंटाइन भी होता है। उसका यदि सीटी स्कैन स्कोर ज़्यादा आता है, ब्लड की रिपोर्ट ख़राब आती है, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है। पर RT-PCR टेस्ट मेरे ख्याल से अभी तक 7 करोड़ हुई है, और 7 करोड़ हुई या 8 करोड़ हुई, एक्चुअल फिगर आज के नहीं है, या 10 करोड़ हुई, क्योंकि आप एकाएक आ गए, नहीं तो 2 मिनट लगता है गूगल में रिपोर्ट निकालने। समझो एवरेज 10 करोड़ हो गई, तो 10 करोड़ में 2 ही करोड़ निकले, और 2 करोड़ में अंदाज 10% ही लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं। सरकार हमको जो डेथ के आंकड़े देती है वो क्या देती? 2 करोड़ के अंदर 1 लाख मरे, 1.5 लाख मरे, 3 लाख मरे, जबकि वो फिगर रहता है 2 करोड़ कोरोना पेशेंट्स में से 20 लाख 25 लाख ही पेशेंट एडमिट हुए। समझ गया? तो 20-25 लाख का यदि हम एवरेज निकालेंगे तो डेथ रेशो आएगा 10%। अभी हम सरकारी हॉस्पिटल में डेथ रेशो देखेंगे तो आपको 30%, 25% मिलेगा। प्राइवेट हॉस्पिटलों में आपको 7 से लेके 20% मिलेगा। आपने एक बड़ी बात कही है, वो कही है एंटीजन टेस्ट की बात की है आपने, ठीक है। अगर एंटीजन टेस्ट का रिपोर्ट अगर कुछ चंद मिनट में आता है, कुछ चंद घंटों में आता है, तो लोग या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट या हेल्थ सेक्टर या इस हेल्थ सेक्टर से जुड़े लोग ये पेशेंट्स को सजेस्ट क्यों नहीं कर रहे कि आप एंटीजन टेस्ट करो? ऐसा है, 100% रिकॉग्नाइज्ड टेस्ट RT-PCR है। एंटीजन में यदि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई तो आपको RT-PCR नहीं करवाना है। समझ गए आप? एंटीजन में आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई तो इट इज़ सस्पियस, यानी डाउटफुल है। पर आपके लक्षण जैसे बुखार आना, सर दुखना, गले में कफ आना, छाती में बलगम निकलना, स्वाद टेस्ट कम होना, दीज आर द सिम्टम्स। तो आपको उसी समय RT-PCR करना चाहिए। उसमें एक तो RT-PCR वैल्यू आती है, वो 25 के ऊपर है, 20 के ऊपर है, तो कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद में तीसरी रिपोर्ट होती है CT स्कैन की, और कोविड पैकेज टेस्ट होती है, उसकी भी टेस्ट उसी वक्त कराना पड़ता है। आपने कहा है कि जो टेस्ट हुआ है उससे आपने 10,000 करोड़ का जो ये इसके पीछे का जो ये था एक रैकेट था वो बाहर निकाला है, तो इसका क्या मतलब है? और इस रैकेट के पीछे ऐसा लगता है कि आपको इंटरनेशनल लेवल का जो एक ग्लोबल फिनोमिना इसके पीछे है? मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान के अंदर लगभग आज तक 7 करोड़ टेस्ट हुए। मेरे फिगर सब अंदाज ही है। 50% भारत सरकार ने किया है, 50% हिंदुस्तान में प्राइवेट लेबॉर्ट्री ने किया है।
तो अपन ने 8 करोड़ को 4 करोड़ पकड़ लो, भारत सरकार ने की वो अलग। तो 4500 रुपये में ये टेस्ट स्टार्ट हुई, वो पूरा रिकॉर्ड है। उसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में, हमारे जो कलीग है उनका नाम है एडवोकेट अजय अग्रवाल, तो उनको मैंने पूरे डॉक्यूमेंट्स दिया, क्योंकि डॉक्यूमेंट बिना सुप्रीम कोर्ट कोई काम नहीं करता। 4500 रुपये का फिर 2200 रुपये आया, 2200 का 1800 आया, 1800 का 1500 आया, 1500 का 1200 आया, 900 आया, 800 आया। आज 500 रुपये का रेट फिक्स है। वो 500 रुपये का रेट मैं बहस में नहीं जाता, रीजनेबल है, क्योंकि RT-PCR की किट अच्छी कंपनी की सिर्फ 110 रुपये में मिलती है, उसकी टेस्टिंग कॉस्ट 40 रुपया एक्स्ट्रा, तो 100% प्रॉफिट रीजनेबल है। उसके बाद 200-300% कमा रहे हैं, ये समय की विपदा है। तो RT-PCR के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला, उसका गवाह है पूरा टाइम्स ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया के नेशनल पेपर और टोटल नेशनल टीवी। जैसे ही केस हमने सुप्रीम कोर्ट में डाला, उसका असर और कोऑर्डिनेशन किया है किससे, हर्षवर्धन हेल्थ मिनिस्टर दिल्ली से। मैं नागपुर बैठ के हमारे जो मेन संस्था है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव फाउंडेशन, उसके एडवाइजरी बोर्ड में सुप्रीम कोर्ट लायर एडवोकेट अजय अग्रवाल। उसके बाद में कोरोना के यूनाइटेड कोरोना कमांडो ग्रुप हमने बनाया है, उसके विंग के कैप्टन यानी चेयरमैन हमारे डॉक्टर एडवोकेट अजय अग्रवाल साहब हैं। तो वो RT-PCR जो हो रही थी उसमें 24,000 करोड़ का मैनिपुलेशन हुआ, नहीं ज़्यादा बोल दिया मैं, 4 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 2,000 करोड़, लगभग 8-10,000 करोड़ का मैनिपुलेशन जनता की जेब से निकाला गया है। हमारी सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारी सरकार बहुत कड़क बनी और इसमें पूरा भारत सरकार का सपोर्ट रहा, हर्षवर्धन जी का सपोर्ट रहा और पूरा डॉक्यूमेंट्स देने का मेरा रोल रहा, एडवोकेट अजय अग्रवाल का सुप्रीम कोर्ट का रहा। तो वह जांच उस दिन 2200 रुपये में हो रही थी और किट की लूटमार होती थी 800 रुपये की, उसका कानून गवर्नमेंट ने 200 रुपये का बना दिया। लेकिन RT-PCR को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने आपने जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो मूव की है, तो उसको लेकर आप कह रहे हैं कि 10,000 करोड़ जो है वो लोगों का फ़ायदा हुआ है, तो ये कैसा लो हो गई, लेकिन उसका फ़ायदा हुआ है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हर्षवर्धन साहब ने उसका इनिशिएटिव लिया है। उसके बावजूद भी RT-PCR को लेकर अभी भी मार्केट में जो है, जो जितने सारे रिटेलर्स है, होलसेलर्स है, वो अभी भी उस तरह से अपना कारोबार चला रहे हैं। उसको लेकर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या कहना चाहोगे, हेल्थ मिनिस्टर से? देखिए भाई, हम लोग, मैं मेरे व्यक्तिगत में वन मैन हूँ, हमारे सहयोगी में नागपुर में 100-200 लोग हैं, दिल्ली में हमारे अजय अग्रवाल जी है जो बीजेपी में हमेशा सोनिया गांधी जी के अगेंस्ट में लड़ते हैं। मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ, वो बीजेपी के आदमी है। पर हमारी जो संस्था है मेन यूनाइटेड प्रोग्रेसिव फाउंडेशन, उस पर न दल है न बल है, न धर्म का भेदभाव है, वहाँ एक ही धर्म है, मानवता। और यूनाइटेड प्रोग्रेसिव फाउंडेशन मानवता पे काम करता है। अब हमारे यहाँ लीगल सेल है, हम गवर्नमेंट में केस डालेंगे, हम लोगों को बोलते बिल लाओ, कोई बिल नहीं लाता। एक बिल आए तो हम हाई कोर्ट में केस डालें कि ये लूटमार कर रहा है। ये लूटमार कैसे करते? 500 रुपये एंटीजन किट के टेस्ट है, उसको 1400 रुपये का बिल देते। उसमें क्या लिखते हैं? एंटीजन किट एंड अदर पैथोलॉजी टेस्ट। पैथोलॉजी टेस्ट तो कुछ किया भी नहीं, बना दिया चूतिया उसको। अब हमारे यहाँ का क्या है, मरीज आदमी ये बिल नहीं देखता, छोड़ो छोड़ो भगता, क्योंकि उसको अपनी माँ का इलाज कराना है, अपने बाप का इलाज कराना है। उसके मन में एक जुनून होता है इलाज करना, और वो 10 दिन रहता है बीमारी के चक्कर में, फिर वो भूल जाता है। तो RT-PCR में हमने ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से करा दिए। उसके बाद आप बोलेंगे कि उसके बिल माफ़ कराओ, उस सबके कोर्ट में केस गए तो 1-1 लाख रुपए की पेनल्टी होती है। उनको कंज्यूमर कोर्ट में जाना पड़ेगा, एक एफिडेविट देना पड़ेगा कि इसने 1200 रुपये का बिल दिया है
₹500 एंटीजन किट है, ₹700 पैथोलॉजी का मेरे को कोई मैंने रिपोर्ट कराया नहीं, और वो फंस जाएगा काय में, क्योंकि वो ₹700 की टेस्ट पैथोलॉजी की हुई नहीं, तो उसका रिकॉर्ड भी नहीं मिलेगा। ये आपका एक अच्छा इनिशिएटिव है जिसके कारण 1-1 लाख रुपए का जो कंपेंसेशन है ग्राहक इसके ज़रिए मिल सकता है, ऐसा ये आपका दावा है। मेरा सवाल ये है कि WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने जो वैक्सीनेशन सीरम के तरफ से जो वैक्सीनेशन दोनों भी जो डेवलप किया उसको लेकर एक सवाल उठाया है कि वहाँ पे जो वैक्सीनेशंस पर एक्सपायरी डेट नहीं है, एक्सपायरी डेट जो है वैक्सीनेशंस पर वो नहीं है, तो उसको लेकर उसने सवाल उठाया है कि इस पर आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक्सपायरी डेट नहीं हो, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं। कोई भी दवा हो, कोई भी वैक्सीन हो, सब पे एक्सपायरी डेट रहती है। उस पर सवाल उठाया है कि ये एक्सपायरी डेट जो है इसका उन्होंने 3 मंथ्स तक एक्सपायरी डेट दिया है, लेकिन उसने कहा है कि ये 9 मंथ्स 2 साल तक ऐसा करो, लेकिन उस पर WHO ने ऑब्जेक्शन लिया है। मेरा कहना WHO जो भी कह रहा है वो बहुत सही कह रहा है। उसकी बात में जो वैक्सीन का काम भारत सरकार ने किया है, मोदी जी ने किया, वो बहुत सराहनीय है, बहुत प्रशंसनीय है। पर वैक्सीन के अंदर जो भी गाइडलाइन आ रही है वो समय समय पे बदलेगी। पहले 28 दिन की गाइडलाइन थी, आज 45 डेज से 60 डेज की आ गई। तो इनके बाद जब बल्क रिपोर्ट आती है तो ये क्या करते हैं, एंटीबॉडी टेस्ट करवाते हैं। तो एंटीबॉडी टेस्ट होने को 30 दिन लग रहे हैं, या दूसरा इंजेक्शन 45 बाद दिन दे रहे, तो क्या है, जैसे कई लोग छुट्टी पे चले जाते, इंजेक्शन 60 दिन बाद लेते, पर उसका एंटीजन टेस्ट करते, तो रैंडम चेकिंग करते। तो रैंडम चेकिंग में क्या होता, जो रिजल्ट्स अच्छे आते तो पैरामीटर्स बदलते। अभी जैसे स्पुतनिक आ रही है, उसका 92% रिजल्ट है। जॉनसन आ रहा है, उसमें एक ही टाइम इंजेक्शन लेना है, समझ गए ना। और इंडिया में जो 2 बनी है, आज वो ₹150 के अंदर भारत सरकार ओपन में दे रही है। ₹250 यानी ₹100 दे रही है सर्विस चार्ज हॉस्पिटलों को, जबकि सर्विस चार्ज उसमें ₹200 का है। पर हर हॉस्पिटल वाले सेवा भाव समझ के काम कर रहे हैं। उसके बाद में भारत सरकार निःशुल्क दे रही है करोड़ों को। तो अभी जो स्पुतनिक आई है और 3 कंपनी और आ रही है, यानी इन्होंने शायद डॉक्टर रेड्डी को और काडिला को ये वैक्सीन बनाने का स्पुतनिक का 3 जनों को दिया। इसमें क्या है, रॉ मटेरियल आएगा, एक वाइल में 10 इंजेक्शन होंगे। तो ये जो भी हो रहा है, ये भारत सरकार वक्त वक्त पे जो भी गाइडलाइंस दे रही है 100% सही है। चलिए, आपने कहा है कि आपने जो कोरोना को लेकर जो जंग लड़ी है आपकी टीम ने, वो एक्चुअली एक सराहनीय है कि आपने इतने बड़े आपके साथ में जो टीम है उसके साथ में आपने जो जंग लड़ी है, ये एक सराहनीय है। आपको अवेयरनेस प्रोग्राम को लेकर आपका फ्यूचर प्लान क्या है, और आपने जो कोरोना कमांडोज ग्रुप बनाया यूनाइटेड, उसका मकसद क्या है? भाई देखो, ये इसका जन्म कब हुआ, मेरे घर के परिवार के 6 लोग हॉस्पिटलाइज हुए कोरोना में, और 4 जने क्वारंटाइन हुए। क्वारंटाइन मेरे बच्चे हुए, ग्रैंडसन हुए। जिस दिन हम हॉस्पिटल में गए और वीडियो में जाते थे तो हमारे ग्रैंडसन रोते थे। और कोरोना की जो पीड़ा मैंने हॉस्पिटल में प्रैक्टिकल दिखी, मैं वहाँ एडमिटेड था, मैं बढ़ाई नहीं करता हूँ, राधा कृष्ण हॉस्पिटल में उस दिन मैंने 7 लाख रुपए गरीबों को छूट दिया। और आज तक मैं नहीं बोलना चाहिए, हमारे संस्था ने, मेरा नाम नहीं होना कहीं, 80 लाख रुपए की छूट कोरोना टाइम में गरीब आदमियों को और मध्यम आदमी को दी। इवन हमने 100% फ्री किया। तो मेरा दिल वहाँ पचत गया। कोई मंगलसूत्र बेच रहा है, ऐसी 2 महीना मिली 180, और उसका लड़का सीए कर रहा है, वो दंडवत कर रहा है, बाबूजी हमने, हमारा ये बिल है, मंगलसूत्र बेचा है। फोटोग्राफ है सीए की कि मंगलसूत्र, उसकी आंखें देख के पूरा माफ़ कर दिया, यानी जितना भरा उतना तेरा। तो मेरे को बहुत बड़ा आनंद मिला। मेरे बच्चों को देख के मेरे को लगा कि वो बोलते थे, दादू पापा को कुछ हो गया तो क्या होगा, आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। तो ये इंटरव्यू करते वक्त ये गोविंद
पोद्दार साहब ये भावुक हो चुके हैं, लेकिन उनकी दर्द, उनकी पीड़ा हम समझ सकते हैं कि उनका जो कंट्रीब्यूशंस है कोरोना की जंग को लेकर, या उनके परिवार के जो सदस्य हैं जो कोरोना से ग्रसित हुए थे, और पोद्दार साहब भी कोरोना से ग्रसित हुए थे, तो एक कोरोना वॉरियर्स के रूप में उनको हम देखा जा सकता है कि उनकी फैमिली और वो कोरोना वॉरियर्स के रूप में कैसे सामने आए। हमारे यहाँ के 6 जने हॉस्पिटलाइज हुए। मेरा छोटा भाई, मिसेज, मैं, मेरी मिसेज, मेरा लड़का, उसकी मिसेज यानी बहू, और 4 जने क्वारंटाइन रहे। मेरे भाई के 2 लड़के और मेरे 2 ग्रैंडसन। नाउ कम टू द पॉइंट। ये जो आप पूछ रहे हैं, ये आपको पूरा नाम सही में मालूम नहीं है। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव फाउंडेशन की विंग है, उसका जन्म पिछले शनिवार को हुआ है। जिस दिन मैं हॉस्पिटल से आया उस दिन मैंने हॉस्पिटल के अंदर मानवता की सेवा के लिए संन्यास ले लिया हूँ। ये मैं घोषणा कर रहा हूँ, क्योंकि ये घोषणा मैंने कई जगह मेरे दोस्तों को 7 दिन पहले कर दी। संन्यास का मतलब न मैं भगवे पहनूंगा, संन्यास का मतलब मैं कोई ढोंग पहन के कपड़े नहीं बदलूंगा, न मैं परिवार छोड़ूंगा। सिर्फ मैंने इसमें परिवर्तन किया है, मैं मेरे व्यापार में जहाँ भी डायरेक्टर हूँ वहाँ से रेजिग्नेशन दे दूँगा। 1 घंटा मेरे बच्चों के लिए मैं व्यापार में गाइडलाइन करूँगा, और मेरे जितने मेरे साथी है, एग्जीक्यूटिव है, उनको पूरा कारोबार की जवाबदारी दे दिया और उनको मैंने वर्किंग पार्टनर बना लिया, जिससे वो कार्यक्रम स्मूथ चले। क्योंकि ये पेट लगा हुआ है, आज तक ज़िंदगी में मैंने 1 पैसा गलत नहीं लाया है और मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ। तो ये पहला संकल्प लिया, और दूसरा उसके साथ संकल्प है जो भी सरकार सत्ता में है उसका विरोध नहीं करना, उसकी समन्वयता करना। तीसरा, ये जो संस्था है हमारी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव फाउंडेशन यानी संयुक्त विकास संस्थान, यह न दल पे है न बल पे है, न एक सर्वधर्म समभाव पे। दूसरा, इसकी बहुत सारी विंग है, जैसे किसानों की समस्या, हम बहुत बड़ा कार्यक्रम ला रहे हैं। यदि भारत सरकार या महाराष्ट्र सरकार चाहती है, हमने वो विद्या 6 लाख लोगों को दी है, उसका नाम है जीरो बजट खेती। वो हमारे एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर है सुभाष पालेकर साहब, तो वो किसान सम्मेलन संभालेंगे। ज्ञानपीठ अवार्डी डॉक्टर हरीश नवल है। उसके बाद में योगा, ध्यान, प्राणायाम इंटरनेशनल हमारे महर्षि महेश के सेक्रेटरी है हरीश जी साचन, वो संभालेंगे। वर्ल्ड बैंक के एडवाइज़र NV जोशी साहब, वो इंटरनेशनल चेयरमैन बने हैं। उसके बाद में बहुत सारे लोग हैं, रिटायर्ड IG है, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट है, ये सब हमारी सेलिब्रिटी एडवाइजरी बोर्ड की है। और उन्होंने मेरे को यह कार्य का संयोजक बनाया है, यानी नेशनल प्रेसिडेंट करके। उसमें स्विस के सुनील शर्मा जी जुड़े, एक बैंक के वाइस चेयरमैन है। उसके बाद में मैं नाम नहीं ले रहा, अभी 12 कंट्री के लोग जुड़े हैं, यानी कनाडा, USA, UK, और सब नामी सोशल वर्कर है, यानी सब रिकॉग्नाइज है। वर्ल्ड बैंक एडवाइजर, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव फाउंडेशन जो है ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज ये है, ये ट्रस्ट है जो अलग अलग विंग्स के ज़रिए काम करती है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, या अलग अलग सेक्टर के एक्सपर्टीज़ यहाँ पे शामिल है, मतलब अलग अलग डोमेन के एक्सपर्ट्स शामिल है। आप परिवर्तन करूँगा। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव फाउंडेशन की स्थापना 26 जनवरी 2020 को हुई थी। इसका बहुत सारा काम चालू हो गया, वेब बनना। तो हमने पहले एक्सपर्टाइज लोगों का समूह किया जो अपने मानवता की सेवा में समर्पण करना चाहते। फिर अभी मेरे साथ हमारी रोजी मैडम बैठी है। आप रोजी मैडम इज एक्सपर्ट। देन रामदेव बाबा पर रिकॉग्नाइजेशन नहीं है। इसके कार्यक्रम होते हैं आसाम, बंगाल, बंगाल नहीं, आसाम, नेपाल और राजस्थान। इनके कार्यक्रम के अंदर 1500 लोग आते हैं। तो इन्होंने प्रोग्राम बाकायदा यूनाइटेड प्रोग्रेसिव फाउंडेशन संयुक्त विकास संस्थान में दिया। ऐसे छुटपुट कार्यक्रम में बहुत बड़ी, ये कार्यक्रम बड़ा है, अनेक कार्यक्रम अनेक जगह चालू है। पर जो 26 जनवरी 2020 की स्थापना के बाद हम
को महीना भर 2 महीना तैयारी में लगा। फिर ये प्रोजेक्ट एक प्रकार से कोरोना आने के बाद, क्योंकि इंटरनेशनल हमारे लोग थे, स्विस के थे, सिंगापुर के थे, अमेरिका के थे, सब जगह हड़कंप था। उस समय प्रोग्रेस की बात करने के बजाय सेव हिमसेल्फ का हमने टारगेट चलाया, कोरोना से कैसे बचे वो कार्यक्रम चलाया। पर जब मैं हॉस्पिटल से इतवार को, शनिवार की रात को घर आया तो मैंने एक शपथ लिया मेरी श्रीमती जी की परमिशन से, क्योंकि हम सब सुरक्षित आ गए कि भाई हमको अभी कोरोना का कार्यक्रम करना है। उसके बाद में संयुक्त विकास संस्थान का बहुत सारी विंग है, उसमें रोजगार है, उसके बाद में एंटरप्रेन्योरशिप है, महिला ग्रुप है, उसके अंदर युवा ग्रुप है, उसके अंदर ध्यान योगा है, उसके अंदर किसान है, उसके अंदर साइंटिस्ट ग्रुप है, सीए ग्रुप है। अब वो कहाँ तक बढ़ेगा, ये एक सब लोगों का सामूहिक प्रयास है। सफलता मिलती है उस विंग के कैप्टन से। तो ये हमने रोटरी लाइन्स की पद्धति पे बनाया है और बहुत सिस्टमेटिक बन रहा है, उसका वेब बन रहा है, जो आज इंडिया में बना तो 40 लाख रुपए में बनता है। इतना इंटरनेशनल उसके वेब की तैयारी एनवी जोशी साहब कर रहे हैं। उनके पास 2500 लोगों की स्ट्रेंथ है, यानी एनवी जोशी इज वेरी वेल नो इन ऑन वर्ल्ड लेवल इन सॉफ्टवेयर एंड फाइनेंस। उनकी कंपनी को यूएसए ने गोल्डन अवार्ड दिया है। वैसे इंडस्ट्रीज में बहुत बड़े बड़े लोग जुड़े हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। बीजेपी से बहुत लोग जुड़े एज ए सोल्जर, उसके कार्यकर्ता डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जुड़े। अब भी एक कार्यक्रम लिया, उसमें यूनाइटेड का बैनर लगा, 22,000 लोग थे, ऑर्गेनाइज उनकी संस्था ने। मेरा एक अपन आ रहे हैं कोरोना, सब बातें ये रामायण हो गई, क्योंकि आप मालूम नहीं है कि मेरे को पहले बताए कि भाई साहब आप जो काम करे आज तक जीवन में, कारगिल जन जागरण छोड़ो, वर्ल्ड लेवल पे कई कार्यक्रम किया है, भारत सरकार ने 5 बार भेजा है, उससे बात नहीं करूँगा। अब एकमात्र बात करूँगा, यूनाइटेड कोरोना कमांडो ग्रुप, दिस इज द विंग ऑफ यूनाइटेड प्रोग्रेसिव फाउंडेशन मीन्स संयुक्त विकास संस्थान, एंड इट्स चेयरमैन इज अपॉइंटेड एडवोकेट अजय अग्रवाल। हमने 5 दिन के अंदर लगभग 200 लोगों को एडमिशन दिलाया, 100 लोगों को रेमडेसिविर दिलाया है, 2 लोगों को 40,000 रुपये का कोई इंजेक्शन आता है जिसकी शॉर्टेज है वो दिलाया। हमने कम से कम 70-80 लोगों को एम्बुलेंस दिलाई, लगभग 15 लोगों को 50% डिस्काउंट दिलाया और 3-4 जनों को 100% डिस्काउंट दिलाया। ये छोटा सा प्रयास सिर्फ नागपुर लेवल पे हुआ है। बाकी कुछ कार्यक्रम अकोला में हुए है, दिल्ली में हुए है, हैदराबाद में हुए है, अहमदाबाद में हुए, उसके फिगर्स मेरे पास 5 दिन में नहीं है। अब यूनाइटेड कोरोना फाउंडेशन क्या करने जा रहा है, आज मैंने आपके आने के पहले, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि आपका फ़ोन आया तो मैं बोला अभी 12 बजे तक बात नहीं कर रहा हूँ। आज मैंने एक नोटिस लगाया है, हमको ऑक्सीजन लगती है, हमको स्टाफ लगता है, नर्स लगती है, डॉक्टर लगती है, बायोमेडिकल इंजीनियर लगते हैं और रेमडेसिविर इंजेक्शन लगता है और दवाई लगती है। फिर उसके बाद में एम्बुलेंस लगते हैं, ड्राइवर लगते हैं, पूरा एडमिन डिपार्टमेंट लगता, आईटी डिपार्टमेंट लगता, रिसेप्शन डिपार्टमेंट होता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट होता है, जनरेटर डिपार्टमेंट होता है। उसके बाद में एक भी लिंक टूटी तो मरीज सीधे ऊपर जाता है। आज फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट होता है। अब फायर फाइटिंग में हमको फायर डिपार्टमेंट वालों का कोई सहयोग नहीं। हम उनको बोलते हैं हमारे यहाँ क्या कमी है, आप उस कमी को दूर करो। हम उनको बोलते हैं कि तुम यहाँ आके ट्रेनिंग दो, नहीं आते। यह सबसे बड़ी जवाबदारी है फायर डिपार्टमेंट की। मैं कलेक्टर साहब तक ये मैसेज पहुंच रहा है, एनएमसी तक ये प्रेशर पहुंच रहा है, तो इसको बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। आपकी ऑक्सीजन ख़त्म हो गई। आपकी जानकारी के लिए ये हॉस्पिटल में 30 साल में एक भी बार ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई और कम से कम 10 बार राधा कृष्ण हॉस्पिटल ने ऑक्सीजन की आपूर्ति दूसरे हॉस्पिटलों को किया। उनके यहाँ पेशेंट मर रहे हैं, हमको मालूम है और मेरे पास ऑक्सीजन है, मैं नहीं दे रहा हूँ तो मानवता के विरुद्ध है। वो मेरा कॉम्पिटिटर है, ये तो हम कभी सोचते ही नहीं। कितने भी रेट कम हो, हम हमेशा रेट कम करते हैं।
राधा कृष्ण जो हॉस्पिटल्स है वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज है, मतलब वर्ल्ड लेवल पर ग्लोबली रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल्स है। कोरोना का जो सिचुएशंस है ये काफ़ी वर्स्ट होते जा रहा दिन ब दिन, और इसका डेथ रेशो जो है और पॉजिटिव जो पेशेंट्स है उसका भी रेशो काफ़ी बढ़ रहा है। और गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है, इसको हेल्थ डिपार्टमेंट जो है या सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर कुछ बहुत ज़्यादा जो स्पीडीली इनिशिएटिव लेना चाहिए था, दे आर अनेबल टू टेक द फास्ट डिसीजन। देखिए Why? अभी सिर्फ अपन कोरोना की बात करेंगे। राधा कृष्ण हॉस्पिटल एक छोटा सा नागपुर के अंदर एक एनजीओ है, पर सबसे बेस्ट एनजीओ है इन हॉस्पिटलिटी। राधा कृष्ण मंदिर है, राधा कृष्ण भवन है। ये ग्रुप बनाने के बाद हमारे को एक सलाई, यानी कौन सा ग्रुप बनाने के बाद, कोरोना कमांडो ग्रुप यूनाइटेड। पहली बात तो कई लोगों ने बोले कमांडो नाम रखने के लिए होता क्या। अरे मैंने बोला भाई, मैंने ग्रुप में डाला कि ये ग्रुप का नाम फाइनल करो, तो कई लोगों ने पूछा कमांडो यानी क्या होता। अरे भाई मैंने बोला आजकल तो गूगल है, कमांडो डालो तो आपको सोल्जर दिखेगा। तो कमांडो नाम अप्रूव किया है क्योंकि हम एक सैनिक है कोरोना से लड़ने के लिए, तो इसका नाम कोरोना यूनाइटेड कोरोना कमांडो ग्रुप रखा है। इसमें why did you call the corona united corona commandos group? Why did you call? What is the aim. reason behind it? इसके पीछे विज़न ये है, आज 250 लोग ग्रुप में हैं। आज आपको मैंने बताया हमने इतने बेड अवेलेबल किए, इतने रेमडेसिविर अरेंज किए, इतनी एम्बुलेंस अरेंज की, हमने वेंटिलेटर दिया कल रात को। कौन देता है पूरे नागपुर में? एक भी उदाहरण बता दो कि अपने यानी कहीं से किसी ने वेंटिलेटर बचाने के लिए दिया। तो ये ग्रुप के अंदर हमारा मैसेज जाता है, इसको वेंटिलेटर चाहिए, इसको प्लाज्मा चाहिए। तो ये एक शुरुआत है, 5 दिन का बच्चा है। सबसे बड़ी शुरुआत हम क्या करने जा रहे हैं, एक जने का जॉइंट वेंचर ऑफर आया कि बोले ऐसा ऐसा करो। मैंने बोला भाई मेरी ताकत नहीं है, समय नहीं है। उसने मेरे से सहयोग मांगा, मैंने उसको जोड़ दिया। यदि नागपुर कॉरपोरेशन चाहती होगी तो हम 5 दिन के अंदर 120 बेड और 80 बेड के 2 कोविड केयर सेंटर देते। आज 200 बेड आ गए तो वो हॉस्पिटल के अंदर डेली 50 लोगों की एडमिशन कम होंगी, लोड कम होगा ना। पर हमारी ताकत नहीं है कि हम ऑफिसरों के सामने जाए, क्योंकि हमारे पास इतना स्टाफ नहीं है। तो आज ये जवाबदारी गिरीश जी व्यास ने लिया है कि मैं एनएमसी से परमिशन लाऊंगा। परमिशन आएंगी तो ये समूह काम कर रही है, अनेक संस्थाएं काम कर रही है। आज कम से कम 9 संस्थाएं राधा कृष्ण हॉस्पिटल से जुड़ी होकर काम कर रही है। आपने कहा है कि एक सप्ताह के लिए आप स्टीमिंग सप्ताह के रूप में आपको इसको मनाया जाए, ताकि इसको कोरोना से जो है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल्स में जाने की ज़रूरत ना पड़ जाए। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी, हेल्थ मिनिस्टर्स ने भी पहले जब कोरोना एंटर करा था उसी वक्त कहा था। और आपका जो एक 1 वीक का सप्ताह आपने स्टीमिंग सप्ताह के रूप में जो अनाउंस किया है, तो इसको आप अवेयर करने के लिए या स्प्रेडर करने के लिए आप क्या रुख अपनाओगे या क्या कर पाओगे? देखिए, आप मेन पॉइंट से थोड़ा हट रहे हैं। पहली बात ये सप्ताह नहीं है। जब तक कोरोना रहेगा, जब तक हमारा जागरूकता कार्यक्रम रहेगा विथ सक्सेसफुल मॉडल्स। सक्सेसफुल मॉडल्स का मतलब ऐसा करने से ऐसा होता है, मैं इसको मानता नहीं। हमारी संस्था नेशनल अवार्डी है प्लांटेशन के। भाई ये बीज लगाने से ये झाड़ 1 साल में इतना बड़ा होता है, 2 साल में इतना बड़ा होता है। वैसे ही कोरोना के अंदर ये करने से ये फ़ायदा होता है यह, और हम उसके लिए संस्थाओं को उभार रहे हैं। तो हम ये इंडिया लेवल पे सबसे बढ़िया माध्यम है आज की तारीख में चैनल या न्यूज़पेपर। मॉडल्स पढ़ो, जिसकी इच्छा है वो करो। यूनाइटेड ग्रुप फाउंडेशन की जिसकी जितनी क्षमता है, हम किसी को थोपते नहीं। हमारी संस्था का कोई इंटरेस्ट नहीं है मठ बनाने का। ये जितने बाबा है ना, ये जो मठ बना रहे, मैं उसके अगेंस्ट वाला आदमी। मैं जबकि हिंदू हूँ, और मेरे दादाजी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार वर्ल्ड लेवल के कल्याण के संपादक रहे। आप समझे मेरी बात? मठों का पैसा
चर्चों का पैसा और मस्जिदों का पैसा एक सीमा तक ही उनकी संस्थाओं में रहना चाहिए। बाकी पैसा बच्चों की पढ़ाई में, रोजगार के लिए और दवाई के लिए बंटना चाहिए। इसके लिए सरकार ने कानून लाना चाहिए। उसके बाद में मेरी भारत सरकार से निवेदन है कि हम डिस्टेंस बनाना चाहते हैं। हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और चुनाव आयुक्त क्या कर रहा है? बंगाल के अंदर पूरी रैलियों पे बैन लगा देना चाहिए। काय के लिए रैली की बैन होना? आज हर जगह डिजिटल मार्केटिंग चल रहा है, हर जना टीवी देख रहा है, हर जना मोबाइल देख रहा है। वो कोई भी पार्टी हो, पक्ष विपक्ष, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा। हर आदमी ला रहा है ट्रक भर भर के। हमारे पास वीडियो कैसेट आ रही है, उसको 500 रुपये बट रहे हैं या कार्यकर्ता आ रहे हैं। सबसे पहले हमारे जो चुनाव आयुक्त है और सुप्रीम कोर्ट के जज है, हम इसकी पिटीशन डालेंगे। और हमारे प्रेसिडेंट है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को पावर नहीं है, ये तीनों जनों का काम है इमीडिएटली बैन द रैली। क्यों रोजी, यू आर रेडी? दूसरा, हम अभी पिटीशन डालेंगे, महाकुंभ इमीडिएट बंद होना चाहिए। अरे गंगा जी हमेशा रहेगी। You are taking the good initiatives regarding to. बिल्कुल महामंडलेश्वर से बात की है और मेरे महामंडलेश्वर जी ने कल अपना वहाँ पे वो उठा दिया। मेरे महामंडलेश्वर जी पुण्यानंद जी है। एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, कंट्रोल ऑफ ट्रेवलिंग होना चाहिए। हर जगह एंटीजन टेस्ट बिना उसको प्लेन में नहीं बैठना चाहिए। मेरा लड़का प्लेन में गया और उसकी एंटीजन टेस्ट नहीं हुई और वो 4 बजे वापस आया, सुबह गया और उसको 6 बजे कोरोना ने पकड़ लिया। तो हमारे यहाँ प्रिकॉशन में बहुत ढिलाई है। हमको चाइना का डिक्टेटरशिप कानून मानना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल है। आखिरी सवाल मत रखिए। अब कोरोना महामारी, आज आपने ये पूछा नहीं, यू आर रिपोर्टर, यू टू आस्क मी क्वेश्चन, हाउ यू पुट द बोर्ड कि नो एडमिशन। आई हैव पुट दिस बोर्ड up no admission because corona is not available in market. I have sanctioned quota of 118 injections from collector. I have stock of 4-5 days, 7 days, 15 days, 7 days that I used. यानी 15 दिन से जो मेरे को शॉर्ट माल मिला वो रिजर्व कोटे को मैंने उसमें लगाया। अभी आपको मालूम नहीं कितना बड़ा तमाशा हो रहा है। 900 रुपये, 899 रुपये MRP, 5400 रुपये MRP, सब माल 100% एक ही है। 100%, कोई बोल दे 99% फ़र्क है। ब्रांडिंग लगा रहे। अरे हमारे देश का कानून है, यू कैनॉट डू दिस। हो रहा है तो इसमें 10,000 करोड़ का घाटा हो चुका है। कितने हज़ार करोड़ का? 10,000 करोड़ रुपए का। मेरे पास एविडेंस, डॉक्यूमेंट्स है, पर मेरी औकात नहीं है कि मैं आपको समझाऊँ। वो हमारे लीगल एडवाइज़र जो है चेयरमैन एडवोकेट अजय अग्रवाल, वो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस डाल रहे हैं विद डॉक्यूमेंट्स। और इसका रेट जो 899 रुपये काड़ीला कंपनी ने लॉन्च किया, वो 899 रुपये में सबको वापस से 15 दिन पहले मैंने 899 का माल 720 रुपये में लिया है भाई। और मैंने ऊपर में माल लिया 4200 रुपये का। अब मैं 4200 रुपये का माल उस दूसरी कंपनी का ले रहा हूँ, जो कंपनी का माल मैंने 900 रुपये में लिया। तो तुम आने वाले समय में हमारे जो 3 करोड़ लोगों को, एक जने को 6 से 9 वायल लगती है, एवरेज 7 पकड़ लो। 1 करोड़ लोगों को समझो वो लगता है, क्या लगता है आने वाले समय में? रेमडेसिविर। तो 1 करोड़ इंटू 7 कितने हो गए? 7 करोड़। 4,000 रुपये की लूटमार चल रही है। 4700 से MRP 5400 रुपया, तो 4,000 रुपये का घाटा हो रहा है। तो 1 करोड़, 7 करोड़, 7 करोड़ इंटू ये 28। तो सबसे पहले ऑक्सीजन 800 रुपये का सिलेंडर बन रहा है। क्या उसकी कास्टिंग बढ़ गई? उनको उल्टा लटका दो और उनके गले के अंदर, नाक के अंदर ऑक्सीजन डाल दो, बंद कर दो उनकी ऑक्सीजन।
अब यदि सिलेंडर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, लोग मरेंगे, तो कौन जवाबदार? मेरी प्रार्थना है हमारे कलेक्टर साहब से, हमारे एनएमसी चेयरमैन साहब से कि वो समन्वय समिति बनाए जो हमेशा डिसीजन लेके तत्पर रहे। हमारे यहाँ एक भी दिन ऑक्सीजन कम नहीं हुआ, एक भी दिन रेमडेसिविर कम नहीं हुआ। आज मेरा 15 तारीख को स्टॉक ख़त्म हो गया तो मैं पेशेंट को भर्ती करके क्या मारूंगा? मेरा 118 का कोटा, मेरे को 42 इंजेक्शन मिल रहे, 47 मिल रहे, कौन जवाबदार है? हमारे यहाँ के कलेक्टर साहब, हमारे यहाँ के एनएमसी चेयरमैन, हमारे यहाँ के एडिशनल चेयरमैन जलद शर्मा साहब और हमारे डिविजनल कमिश्नर, मैं ये दावे से बोल रहा हूँ, ये चारों भगवान आए, दिन रात काम कर रहे, पर उनके कुछ कलीग वो रिपोर्ट बराबर नहीं दे रहे, उनके असिस्टेंट रिपोर्ट बराबर नहीं दे रहे। आज भी मार्केट के अंदर 10,000 रुपये ब्लैक के अंदर, 7,000, 12,000, 17,000 तक लोगों ने मजबूर होके रेमडेसिविर खरीदा है। यदि मुझे 7 महीने में, तो मैं गारंटी देता हूँ कहाँ माल बिक रहा है और कैसे माल बिक रहा है। ये सब रिपोर्ट मेरे पास है। ये पूरी चैन को तोड़ने की ज़रूरत है, जैसे कोरोना की चैन को तोड़ने की ज़रूरत है। इमीडिएट कोरोना सेंटर्स चालू करने की ज़रूरत है, कोविड केयर सेंटर। इमीडिएट ज़रूरत है बेड्स कैसे बढ़ाए जाए, ऑक्सीजन कैसे उपलब्ध की जाए, रेमडेसिविर कैसे उपलब्ध किया जाए। ये मजाल है कंपनी वालों की कि 10,000 15,000 खा गए और 28,000 अभी लोगों की जेब से करोड़ रुपया निकालना चाहते हैं। अभी हमारे अजय अग्रवाल, ये रिपोर्ट हमारे पास पूरी बन गई है, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, हर्षवर्धन जी के पास जा रहे हैं, मोदी जी के पास जा रहे हैं कि ये मिली हुई जो चैन है, 6 सप्लायर है, वो 6 कंपनियों में भी मैं आपको बता दूं कंपनियां बहुत अच्छी है, उनका माल बहुत रीजनेबल रेट में आ रहा है, पर सब बिचौलिए पैसे खा रहे हैं। आप समझ लो मेरी बात को, वो चैन को मैं 3 घंटे में तोड़ के बता सकता हूँ। ऑक्सीजन की कमी है, रेमडेसिविर जो है वो 7-7 हज़ार में, 10-10, 20-20 हज़ार में मार्केट में मिल रहा है। इसके पीछे आपको लग रहा है कि ये इंटरनेशनल या स्टेट लेवल का एक बड़ा रैकेट है? देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे कंपनियां हैं यहाँ, उनका भी हाथ है, पर अपन अभी इंटरनेशनल पाकिस्तान चिल्ला के कुछ नहीं होता। हमारी जांघें इतनी मजबूत होना, हमारे पैर इतने मजबूत होना, हो क्या रहा है, 2 हाथ से ताली बजती है, आप समझे। पर ये जितने हमारे गरीबों को लूट रहे हैं, वो 1 हाथ से ताली बजती है। मेरे पास पूरी ताकत है, कर लो तुमसे जो बनता। उसमें भारत सरकार का ये प्रॉब्लम है कि इसका केमिकल आता है इंटरनेशनल से या इंडिया से, पर इनका पैटर्न रजिस्ट्रेशन होता है। वो पैटर्न रजिस्ट्रेशन में काडीला कंपनी अहमदाबाद की, मेरे बोलने में गलती हो, मैं उस कंपनी के मालिक को बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा कि उस कंपनी ने 890 रुपये का MRP का इंजेक्शन लाया। दूसरा मैं नाम नहीं जानता, एक माइलैब करके कंपनी है, वो 1400 रुपये में, 1200 रुपये में जितना माल चाहिए देती है, हमको भी दिया। अब उनके हाथ बन गए, वही माल उनकी कंपनी के डीलर ने मेरे को 4200 रुपये में दिया। मैंने कंपनी में फ़ोन लगाया कि भाई ऐसी ऐसी गड़बड़ हो रही है। बोले आपको क्रेडिट नोट आएगा, 1400 रुपये से ही माल मिलेगा। तो भैया कंपनी गलत नहीं है, किसी पे आरोप, हाँ अब ठीक है, शॉर्टेज का फ़ायदा ले रहे, 700 रुपये का माल 1400 में बेचा तो चल जाएगा, क्योंकि जनता बेचारी भूखी है। पर मैं कहता भाई 1400 का भी 700 का 1400 क्यों, कि भारत सरकार हस्तक्षेप करेगी तो ऑटोमेटिकली वापस 700 रुपये में मिलेगा, 890 का माल मिलेगा। मेरा निवेदन है, आपका चैनल पूरी मीडिया देखती है, आपका चैनल पूरे नेशनल चैनल देखते हैं, उनकी मेरी कल मीटिंग कराओ, मैं डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देता हूँ। आप समझ गए। आप बोलोगे जैसे मेरे पीछे अभी मून पड़ा है, वो डॉक्यूमेंट होना, मैं प्रूफ दूंगा। वो 700 वाला माल भारत सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने 500 रुपये में लिया है, 590 रुपये में। तो भैया हमारी जनता 5400 में लेंगी। दूसरा मैंने ये भी सुना है
कि भारत सरकार इसको 1200 रुपये MRP में उपलब्ध कराने जा रही है। ये व्हाट्सएप ग्रुप पे देखा हूँ। तो इसके लिए जो भी सहयोग भारत सरकार को लगता है तो हम करने को तैयार है। और फॉरेन मार्केट में भी रेमडेसिविर बहुत उपलब्ध है, उसकी भी मैं प्राइस लिस्ट दे रहा हूँ। यह थे गोविंद जी पोद्दार, जिन्होंने अपनी बात रखी है कि रेमडेसिविर का जो इंजेक्शन्स है इस पर बड़े तौर पर गड़बड़ी हो रही है। मार्केट में जो 800 रुपये MRP प्राइस है, इसका 840 रुपये MRP प्राइस है, वो 10,000, 20,000, 7,000 में बिक रहा है। इसका ये मतलब होता है कि इसके पीछे बहुत बड़ा स्टेट लेवल का, नेशनल लेवल का और इंटरनेशनल का रैकेट हो सकता है। हम इसकी तह तक जाने की कोशिश करेंगे, इसकी इन्वेस्टिगेशंस की कोशिश करेंगे, स्टोरीज़ की जो पोद्दार साहब ने बताया है। कैमरा विकास जीवने के साथ सुजीत ठमके, विदर्भ टीवी, नागपुर।